आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। उसने हमारे ज़ख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही सफ़ाक मसीहा जो कांटों से नश्तर ज़नी के साथ साथ मरहम लगाने का काम आजकल बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत का 1.5-2 किलो खून कम अज़ कम उनको हर इंटरव्यू में देख के ज़रूर जलता है। आइए इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि ये कार खैर वो क्यों अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का फजल जी। अच्छा सर, एक बड़ी संजीदा सी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त इमरान खान साहब ने फरमाई है, लेकिन ये पढ़ के मैं रंजीदा सा हो गया। फरमाते हैं माहिरीन कानून मुत्तफिक हैं कि नवाज शरीफ का ओहदे पर रहना ठीक नहीं। ये फवाद चौधरी और बाबर अवान साहब के बारे में बात हो रही है सर ये बात हो रही है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के बारे में और पाकिस्तान की लातादाद बार एसोसिएशन के बारे में। जैसे आपको सुनने में शायद आया हो, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो एपेक्स बॉडी है तमाम हमारे वकीलों का जो लीगल निज़ाम है उसकी, उन्होंने पूरे मुल्क गिर एक हड़ताल की कॉल दी थी। आज हड़ताल हुई भी थी। तो फवाद चौधरी और बाबर अवान भी इससे यकीनन इत्तफाक करते हैं इस राय से, लेकिन पाकिस्तान के ज़्यादातर वकला पाकिस्तान के ज़्यादातर वकला जो हैं वो इस बात से इत्तफाक करते हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब मजीद फरमाते हैं हर ज़िमनी इंतखाब में हारने वाला कहता है इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। इसको अगर मैं रीवर्ड करूं कि हर इंतखाब हारने वाला कहता है इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, तो ये तो बात सीधी सीधी तहरीक इंसाफ पे चली जाती है, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ तो आप हार गए, वो जीत गए, आपने मुबारकबाद दी, उसके बाद फिर रौला पा दिया और आज तक फिर वही सब हो रहा है। सर अभी पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर एक कराची में इलेक्शन हुआ है, बलूचिस्तान में इलेक्शन हुआ है। कराची में इलेक्शन में धांधली का इंतज़ाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने लगाया है और बलूचिस्तान में इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम जो है वो BNP ने लगाया है। दोनों का तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि 2013 का भी अगर आप इलेक्शन उठा के देख लें तो उसमें सिर्फ तरीके इंसाफ नहीं 21 मुख्तलिफ जमातों ने कहा था कि धांधली हुई है। हत्ता कि जो पाकिस्तान में वफाक में और पंजाब में जो हुकूमत जिस पार्टी ने बनाई, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सिंध के अंदर बेतहाशा धांधली हुई है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली हुई है। तो जो हमारा इलेक्शन का निज़ाम है वो मुतमईन नहीं कर पा रहा है ना सियासी पार्टीज़ को और ना पाकिस्तान के अवाम को कि एक शफाफ तरीके से इलेक्शन कराया जा रहा है। सर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पिछले दिनों जलवागर थे टेलीविज़न स्क्रीन पर, उन्होंने बड़ी तशफ़ी क़ल्ब का सामान किया और फरमाते थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, तहरीक इंसाफ की नहीं। समझ में नहीं आई बात। सर वो बिल्कुल सही कहते हैं, उम्मीद हमें भी इंसाफ की है। सिर्फ इंसाफ की जो तशरीह है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। शायद मौलाना ये कहना चाहते हैं कि अगर वो चोर जो रंगे हाथों पकड़े जाएं उनको भी सज़ा ना हो तो ये इंसाफ होता है। हमारे ख्याल में अगर कौम का पैसा कोई लूट के चला गया तो चाहे वो कितनी ताकतवर कुर्सी पे क्यों ना बैठा हुआ हो, उसको कटहरे में ला के खड़ा करना और उसको सज़ा देना ही इंसाफ होता है। तो तशरीह का फ़र्क है, वरना जो बात तो वो भी वही कर रहे हैं, ख्वाहिश उनकी भी वही है जो हमारी है। अच्छा, उनकी ख्वाहिशों पे तो अलग से काफ़ी प्रोग्राम्स हो सकते हैं सर, लेकिन दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ मैं। ये जंग जो बिटवीन तहरीक इंसाफ और नून लीग हो रही है, ये है तो पॉलिटिकल, इसे मौका हक़ व बातिल बनाकर पेश करना, इतना ग्लोरीफाई करने का क्या मकसद है? हुसूल इक़्तिदार की जंग जो है या पॉलिटिकल जंग जो है उसका ख़ात्मा या तो इक़्तिदार से महरूमी पर होता है या उसके हुसूल पर। इतनी ग्लोरिफिकेशन क्यों ज़रूरत महसूस हुई? सर ये तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ही नहीं है। हम तो कई दफ़ा हमने कोशिश की है समझाने की मुस्लिम लीग नून वालों को कि भाई एक ख़ानदान है, चलें बड़ा अहम ख़ानदान, सबसे अहम ख़ानदान आपके लिए, लेकिन एक ख़ानदान है जिसके ऊपर इल्ज़ामात तो नहीं लगे, जिसके बारे में इंकशाफात हुए हैं, उनका केस चल रहा है। ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर के तनख्वाहदार मुलाजिम जो हैं, जो MNA और वज़ीर मशीर जो हैं, ये आके इतनी लंबी लंबी तकरीरें और अपनी जो लॉयल्टी है उसका सबूत देने की कोशिश करते हैं। मामला तो मुस्लिम लीग नून का है ही नहीं। हम तो आज भी कहते हैं कि भाई अपनी कोई और जिस मर्ज़ी को आप वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर ऐसे घनौने इंकशाफात ना हुए हैं तो आप बना लीजिए। जो असूली बात है, और मैं ये कई दफ़ा ये पहले कह चुका हूँ, एक मेरे ख़ास तौर पे काशिफ अब्बासी के साथ मेरी ये बात अक्सर चलती है कि देखें
अगर सिर्फ ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुजरिम साबित हो गए और उनके ऊपर जो है सज़ा याफ्ता वो हो गए और बात यहीं पर आके रुक गई, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत छोटी सी एक कामयाबी होगी। इससे पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मिलने वाली। असल जो जंग है वो जंग है ही ये कि क्या पाकिस्तान में कुछ अफराद, कुछ ख़ानदान जो हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून से बालातर होंगे? क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहां अवाम जो हैं वो कानून के ताबे हैं, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं वो कानून उनके ताबे है? ये जंग जो है ये नज़रियाती है, ये शख्सी जंग नहीं है, ये एक दो सियासी पार्टियों की जंग नहीं है, दो मुख्तलिफ नज़रियों की जंग है। सर लेकिन जंगें हमेशा जो है वो अपने दस्तो बाजू पर लड़ी जाती हैं, मगर मज़का खेज सूरत हाल ये है कि इस वक्त दोनों तरफ से उधार की शमशीरों से काम चलाया जा रहा है। यानी पीपल्स पार्टी से छोड़े गए, दागे मफारकत दिए गए कुछ लोग आपकी तरफ से नवाज शरीफ हुकूमत को ललकार रहे हैं, और वैसे ही कुछ लोग जो मुशर्रफ साहब का दिफा करने की कस्में खाया करते थे आज नवाज शरीफ साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमरबस्ता दिखाई दे रहे हैं। इस मज़का खेज इत्तेफाक पर क्या फरमाएंगे? सर पहली बात तो ये कि शमशीर तो जिससे जंग लड़ी जा रही है वो तो एक ही हाथ में इस वक्त, बाकी तो सिर्फ मुआवनत करने वाले लोग हैं और वो इमरान खान है। लेट्स फेस फैक्ट्स, ये हकीकत जो है इससे कोई इसको कोई झुटला नहीं सकता। आप ये जो मंजरनामा इस वक्त हमारे सामने कौम के सामने है, इसमें से इमरान खान को निकाल दीजिए और आज से 15 महीने पहले जैसे कि ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामान ने कहा था, एक हफ्ते खबर चलती मीडिया में और ख़त्म हो जाता। चल रहा है पाकिस्तान कितने सालों से नहीं, कितने दहाइयों से ऐसे चल रहा है। लोग चोरी भी करते हैं, डाका भी डालते हैं, ताकतवर पोजीशन पे बैठते हैं और लोग मानते हैं कि यहाँ यही निज़ाम ठीक है। हाँ, अगर वो लोग जो पहले दूसरी सियासी पार्टी में थे वो भी आज आकर इस बात की तायीद करते हैं तो फबया बड़ी खुशी की बात है, सब आके ये बात करें। लेकिन ये एक बात सबको जहन में अपने रखनी चाहिए क्लियर, इमरान खान एक ऐसे निज़ाम के लिए जदोजहद कर रहा है जहाँ मैंने जैसे पहले कहा, जहाँ ताकतवर जो है कानून के ताबे होगा। तो अगर कोई ये समझता है कि वो तहरीके इंसाफ की छतरी के नीचे छुपकर उस एहतसाब से बच सकता है तो ये उसकी बड़ी गलत फहमी है। सर इस अगर कोई ये सोच के आया है तो उसके लिए अभी भी वक्त है। दागे मफारकत दे गए, जो इस हसरत को अपनी आंखों में बसाए आपकी छतरी तले आए हैं कि अब उनकी बारी नहीं आएगी, तो क्या करेंगे आप? ये तो इंकिशाफ फरमा दिया। ये तो इससे तो अच्छी बड़ी कोई खुशखबरी कोई नहीं होगी। ये इससे अच्छी क्या खुशखबरी हो सकती है कि जो गलत वजूहात की तरफ से आया था वो अपने सही रास्ते की तरफ निकल जाए और हमें अपना काम करने दे। ये बिल्कुल मैं आपको संजीदगी से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी और इमरान खान की इसके ऊपर बहुत बात होती है। ऐसे लोग आते हैं और ये सिर्फ नए आने वालों की बात नहीं है। देखें तहरीके इंसाफ के अच्छा सर, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी दानाई को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। क्या सियासी वफादारी या सियासी अतात कबूल करने से पहले जो शख्स या जो खातून बैत करने आ रही हैं उनका माजी देखना ज़रूरी नहीं होता? एक आदमी या एक औरत जो पीछे 2-2, 3-3 बार अपनी सियासी वफादारियाँ चेंज कर चुका या कर चुकी है, कभी वो जनरल मुशर्रफ के साथ था या थी, कभी वो नवाज शरीफ के साथ था या थी, अब आज वो इमरान खान के साथ है, इस बात की गारंटी है कि वो अगली बार किसी और के साथ नहीं होगा या नहीं होगी? क्यों नहीं सोचा जाता हमारी सियासी जमातों या ख़ास तौर पे तब्दीली की दावेदार तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से? सर ये मेरे ख्याल में ये एक पैमाना है परखने का किसी के ऊपर। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पहले दूसरी सियासी पार्टियों में होते थे और जिनके एक साफ इंसान होने की, एक सच्चा इंसान होने की गवाही मैं दे सकता हूँ। मुझे उनके सियासी जो पहले उनके ख्यालात थे उससे इख्तलाफ ज़रूर है, सिर्फ हो नहीं सकता बल्कि है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये शख्स जो है अपने शख्सी तौर के ऊपर जो है कि अच्छा इंसान है। इसी तरीके से मैं जैसे मैं पहले कह रहा था, हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसने अपना सियासी जो सफ़र है उसका आगाज़ ही तरीके इंसाफ से किया हो, लेकिन वो अच्छा आदमी ना निकले। हमने तो ये शख्सियात की बुनियाद के ऊपर मुल्क नहीं चला करते। मुआशरे जो हैं वो उसूलों की बुनियाद पे चलते हैं, कानून के बुनियाद पर चलते हैं, आइन की बुनियाद पर चलते हैं, इदारे मजबूत होते हैं जब ही मुल्क तरक्की करते हैं। तो हमने वो पाकिस्तान बनाना है। तो फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ में कोई 3 दफ़ा आया, 3 पार्टियों से घूम के आया था और अब कोई गलत काम नहीं कर रहा, तो वो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक गुजरनी चाहिए। तहरीक इंसाफ में जिसने सफ़र शुरू किया और गलत काम कर रहा है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। हमने उसकी जद्दोजहद करनी है। मुझे सच्ची बात है, ऐसे लोग आते हैं पार्टी के अंदर,
जो मेरे ख्याल में अगर फैसला करा तो शायद मैं ना लेता हूं उनको, लेकिन मेरे ख्याल में इस बात की इतनी अहमियत नहीं है, इतनी मरकजियत नहीं है जितना ये सियासी बातचीत के अंदर इसको बनाया जाता है। सर बात ये है कि अगर मैं लीडर हूँ और मैंने अपनी नाक के नीचे कुछ ऐसे, मैं इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैंने कुछ चोरों को मुलाजमत दी है, मैं चाहे जितना भी हाजी सनाउल्ला हूँ लेकिन मेरे नीचे वाले जेब कतरे ही रहेंगे। मैं चाहे नमाज़ पढ़ने के लिए सजदों में मसरूफ़ हूँ लेकिन सजदों में जाने के बाद वो दीगर नमाजियों की जेब ही काटेंगे। बड़े पुरानी मिसाल है, बड़े बूढ़े कहते आए, मेरी अम्मी आज तक कहती हैं और मैं आज तक उनकी बात भूला नहीं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। एक आदमी अपने गले में तहरीक इंसाफ के रंगों की माला लटका कर हाथ में तस्बीह पकड़ ले और मैं ये यकीन कर लूँ कि ये मुझे धोखा नहीं देगा, यही गलती टीपू सुल्तान ने की थी। दुनिया जानती है कि टीपू सुल्तान के साथ क्या हुआ, शहीद बनकर वो अमर तो हो गए लेकिन साथ ही साथ सर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी वो छोड़ गए कि हिमाकत दर हिमाकत दर हिमाकत। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बात से आपको तकलीफ पहुँची हो। नहीं, मुझे आपकी जो आपने जितनी बात की इससे तो मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। सिर्फ बात यह है कि जो आपने कहा कि जो जेब कतरा है वो जेब कतरा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कोई आज मुस्लिम लीग नून में है या पीपल्स पार्टी में है या किसी और सियासी पार्टी में है या किसी सियासी पार्टी में नहीं है तो वो जेब कतरा नहीं बन जाता मेरे भाई। सब इन पार्टियों के अंदर, मैं ये आपको पता है जब मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं की थी तो मेरे दोस्त तहरीक इंसाफ में ज़्यादा थे, तो इनसे मेरी जब बात होती थी मैं उनसे यही कहता था, यार हर शख्स जो तुम्हारी सियासी मकासद से इत्तेफाक नहीं करता, कोई भी वजह हो सकती है उसकी, तो वो बुरा आदमी नहीं बन जाता यार। हो सकता है अच्छा आदमी हो जो एक गलत फैसला कर रहा हो, तो जो जेब कतरा है वो तो जेब कतरा रहेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि अगर वो जेब कतरा अभी भी जेब कतरा है तो वो पकड़ा जाना चाहिए तहरीक इंसाफ में होने के बावजूद। लेकिन ऐसे भी लोग आए हैं हमारी दूसरी सियासी पार्टी से जिनके ऊपर तो कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, बड़े 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 सियासी नाम हैं, उन्होंने बड़े बड़े ओहदे रखे हुए लेकिन उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा हुआ। तो सिर्फ इस बात से वो एक सियासी उन्होंने फैसला किया। जिस तरीके से मुशर्रफ का रेफरेंडम इमरान खान ने सपोर्ट किया था, हम उस वक्त भी उसकी मुखालफत करते थे, हम कहते थे यार गलत फैसला कर रहा है। तो सियासी फैसले सही और गलत हो सकते हैं, लेकिन इंसान बुनियादी तौर पे अगर सच्चा इंसान है तो वो आपको उसके जब सियासी अपने ख्यालात बदल जाएं, उसके ख्यालात आपके साथ मिल जाएं तो उसको साथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन निज़ाम ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो जेब कतरा है और आपकी सफ़ में आके खड़ा हो गया है तो उसको पकड़े ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है सर, मेरे पास 1.5 मिनट है और इस मुख्तसर से वक्त में आपका एक मुख्तसर सा जवाब चाहिए। इमरान खान साहब का सियासी सफ़र शुरू होता है पीपल्स पार्टी के शाह महमूद कुरैशी और काफ लीग के जहांगीर तरीन के साथ, फिर इस हांडी में तड़का लगता है नज़र गोंदल और फिरदौस आशिक आवान का, और अब बाबर आवान साहब भी हमारा दिल जलाने को आ मौजूद हुए। सर जहां जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद जैसे नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी को काबिल कबूल ना समझा जाए, उसे रांदा दरगाह बना दिया जाए, वो जमात क्या तब्दीली लाएगी? 1 मिनट में अगर आप जवाब दें ताकि मैं ब्रेक हो जाऊं। सर जवाब तो मैं जितना है मैं उतने 3 मिनट लगेंगे तो 3 मिनट लगेंगे, लेकिन तो ब्रेक के बाद दे दीजिएगा। देखिए आपने कहा कि आपने कहा कि सफ़र शुरू हुआ उनका शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन से, है ऐसी नहीं, हकीकत ऐसी नहीं है। इमरान खान का सफ़र शुरू हुआ 1996 में और जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी ने उनका सफ़र में शमूलियत इख्तियार की 2012 में, यानी 16 साल बाद। तहरीक इंसाफ का सफ़र 6 लोगों के साथ शुरू हुआ था, 6 लोगों से सफ़र शुरू करके उसने आज हमारे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी पार्टी बना दी है। उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग शामिल होते रहे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी सियासी पार्टियों में होते थे, लेकिन इसके वक्त इस पार्टी के अंदर मुराद सईद भी हैं, शहरियार अफरीदी भी हैं, अली मोहम्मद खान भी हैं, आरिफ अलवी भी हैं, शिरीन मज़ाहरी भी हैं, और मैं फहरिस्त अभी आपको मियाँ महमूद रशीद भी हैं, शफकत महमूद भी हैं, आपको मैं पता नहीं कितनी लंबी फहरिस्त सुना सकता हूँ उन लोगों की। शफकत तो पहले थे पीपल्स पार्टी में, लेकिन मैं एक लंबी फहरिस्त सुना सकता हूं उन लोगों की जो आज लीडरशिप पोजीशंस पे हैं, जो असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, जिनका सियासी सफर का आगाज हुआ। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, मेरा सियासी सफर का आगाज तहरीक इंसाफ से हुआ था, लेकिन हो सकता है कोई शख्स जो पहले किसी और सियासी पार्टी में हो वो मुझसे बेहतर सियासी वर्कर हो, मुझसे ज्यादा मुखलिस इंसान हो और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ज्यादा काम करता हो। राइट सर। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला असद उमर साहब से जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर असद उमर साहब से गुफ्तगू सिलसिला जारी है। असद साहब, इमरान खान साहब का एक बयान मजीद मेरे सामने मौजूद है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फरमाया कि वज़ीर आज़म ने अब जद्दा नहीं अडियाला जेल जाना है। दूसरी बात उन्होंने कही, शरीफ ख़ानदान का नाम ECL में डाला जाए। PIA का जो हेड था, इतना मुश्किल नाम है कि नाम भी नहीं ले सकता, पता नहीं क्या नाम था, अंग्रेज़ी नाम है, उसका नाम ECL में था। ECL से उसका नाम निकाला गया और उसके बाद वो दागे मफारकत दे गए। उसके बाद FIA हमारा दिल जलाने को इंटरपोल से वारंट जारी करने का कहती रही। अल्ताफ़ हुसैन यहाँ वांटेड थे, यहाँ से उसके बाद उनको वहाँ न जाने किस कुव्वत ने उनको भिजवा दिया। इमरान फारूक साहब वांटेड थे, यहीं मौजूद रहे, पता नहीं कैसे निकल करके, पता नहीं कोई ट्रेन वगैरह जाती होगी उसमें बैठ के निकल गए होंगे। वहाँ लंदन में अल्ताफ़ हुसैन के बराबर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमें ठेंगा दिखाते रहे। ECL कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिससे आगे पीछे ना किया जा सके। जद्दा या अडियाला जेल, क्या फ़र्क पड़ता है? अडियाला जेल में पहले भी थे एक दफ़ा, फिर कहीं और कोई और किसी को आके लेके चले जाएगा। हमारा सिस्टम तो वैसे ही है, सिस्टम तो चेंज नहीं हुआ। सर यही तो हम बात करें, सिस्टम जो है वो शायद ना चेंज हुआ हो, लेकिन सिस्टम के अंदर जो तब्दीली हमें नज़र आ रही है उसी सिस्टम के अंदर रहते हुए ये क्रेडिट तो मेरे ख्याल में इमरान खान को आपको देना ही पड़ेगा। एक मुफाहमत की सियासत यहाँ पे हो रही थी, कहने के नाम की मुफाहमत इस बात की थी हम तुम्हारी चोरी का जिक्र नहीं करेंगे, तुम हमारी चोरी का जिक्र नहीं करोगे। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, JIT बनी हुई है, रिपोर्ट छापी जा रही है। ये अगर सच्चाई से कोई बात करे तो आज से 18 महीने पहले अगर मैं ये कहता कि ये होने वाला हूँ तो कोई शायद पाकिस्तान में एक शख्स भी यकीन करने वाला ना होता। तो हमने तो वही कोशिश करनी है ना, सही करनी है कि बेहतरी की तरफ जाए मुल्क, उस तरफ जाए मुल्क जो हम सब बाहर जब घूम के आते हैं हम कहते हैं यार देखो किन ममालिक के अंदर कितने अच्छा निज़ाम है और यहाँ पे इंसानियत की कदर है, शहरियों की इज़्ज़त है, रियासत जो है वो आवाम के लिए काम करती है, कानून सब के लिए बराबर है। तो वो जो सब हम बातें करते हैं ना उनको हमने पाकिस्तान में करके दिखाना है, क्योंकि कोई वजह नहीं है कि ये कोई इंसानियत की जो एवोल्यूशन हुई है उसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तानी जो हैं वो कम इवॉल्व स्पीसी हैं इंसानियत की। पाकिस्तानी हर वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई भी और करता है, और अच्छे इदारे बनाना और कानून को इम्प्लीमेंट करना भी यहाँ पे पॉसिबल है। और जो आप बात करें यही तो बात हम करते हैं, कानून से कुछ लोग बालातर हैं और उसमें से उसकी एक जो पहलू है वो ये है कि जब बैनुल अक़वामी ताकतें जिनके सामने हम कशकोल फैला के खड़े रहते हैं। अच्छा सर, एक जनरल नॉलेज के लिए छोटा सा सवाल, कता कलामी माफ कीजिएगा, तमाम कवानीन को बाला रखकर। सर मैं आपकी बात को काटने की जिसारत कर रहा हूँ। आपके ख्याल में शौकत खानम अस्पताल में यही सूरत हाल हो सकती थी? आपके ख्याल में यही वो तब्दीली है जिसके लिए लोग आपको वोट दें? ये बज़ाहिर एक बड़ी छोटी सी बात है, शौकत यूसुफजई साहब ने इस बात को बाय नहीं किया था, लेकिन सर ये छोटी सी बात नहीं है। जी, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हम अच्छी चीज़ें जो हमें कर देनी चाहिए थी वो 4 साल के अंदर हो गई हैं, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छे काम भी हुए, बहुत सारे अच्छे काम भी हुए, कुछ ऐसे भी काम हैं जो होने चाहिए थे नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे काम हैं जहां बेहतरी की तरफ गए हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सके जहां पहुंचना चाहिए था। तो कोई सिर्फ एक लेडी रीडिंग नहीं, आई एम श्योर इसके अलावा और भी आपको मिसालें मिल जाएंगी जहां आपको नहीं नजर आए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो क्या रहा है, फिर ज़रा सा हम थोड़ा सा लेंस बढ़ा करके अगर देखें तो कौमें तरक्की की तरफ कैसे जाती हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी लेवल की करप्शन के ऊपर बहुत हद तक काबू पा लिया गया? मेरे ख्याल में कोई भी शख्स आपको गवाही देगा, थाने के अंदर जो लोग जाते हैं वो गवाही देंगे, जो पटवार खाने में जाते हैं वो गवाही देंगे। क्या इदारे मजबूत हुए हैं? क्या पुलिस के निज़ाम वहाँ पे ऐसा किया गया है कि AD ख्वाजा सिंध का IG कहता है कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस का निज़ाम चाहिए? बिल्कुल ऐसा हुआ है। क्या वहाँ पर हमने ताकत जो है वज़ीर आज़म के हाथ से लेकर गाँव की सतह तक, निचली सतह तक हम वहाँ पर लेके चले गए हैं? मुकामी हुकूमत का ऐसा निज़ाम दिया है जो पाकिस्तान में आज तक नहीं बना था, उसमें और बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन क्या पाकिस्तान में सबसे बेहतर निज़ाम दिया? क्या वसीम अख्तर कराची का मेयर खड़े होकर ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुझे वो ताकत चाहिए जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेयर के पास है? बिल्कुल ये हुआ है। क्या पिछले 4 साल के अंदर आपको किसी ने इल्ज़ाम भी लगाया कि इमरान खान ने को वहाँ से पैसा बनाया हो, किसी अपने दोस्त की भर्ती कराई हो या कुछ ऐसा हुआ? जो बुनियादी जो जिसको बोलते हैं ना बुनियाद रखना तब्दीली की, वो बिल्कुल वहाँ पर रखी गई है और वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को नज़र भी आ रहा है। हम भी कुछ चीज़ों के नाकिद हैं, हमारे ख्याल में भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं हुई हैं।
और अगर हम उससे हर चीज़ के ऊपर हम कहेंगे जी सब अच्छा हो गया, बेहतरीन हो गया, तो फिर तो तब्दीली के सफ़र रुक जाना है कल। मैं वैसे एक और आपको बात बता दूं, पाकिस्तान के बारे में जो लोग बात करते हैं, मैं उनको अक्सर ये कहा करता हूं कि तब्दीली एक मंजिल का नाम नहीं, तब्दीली एक सफ़र का नाम है, और सफ़र तो हमेशा जारी रहता है। सर, मियाँ साहब का एक बयान यहाँ मेरे सामने है जो सियालकोट में ऐवान सनत और तिजारत से खिताब के दौरान उन्होंने गुफ्तगू की। एक पॉइंट है आपके काम का, मेरा ख्याल है काफ़ी तशफ़ी हुई होगी, आपको भी सुन के दोहरा देता हूँ। ये एक अफसोसनाक खेल है, हमारी हुकूमत कभी पूरी नहीं करने दी गई। पहली बार मेरी हुकूमत ने 4 साल मुकम्मल किए हैं, अब आगे देखें क्या होता है। इतनी मायूसी वज़ीर-ए-आज़म साहब के लहजे में पहले कभी थी नहीं। कितनी तशफ़ी होती है इमरान खान साहब को, असद उमर को, तहरीक इंसाफ को, और क्या लगता है अब वो शेरवानी नसीब हो पाएगी? सर, मैंने ये परसों भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि मुझे एक्चुअली दुख होता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आपका भी दिल धड़कता है, मेरा भी धड़कता है, और उम्मीद है मियाँ साहब का भी धड़कता होगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जिस तरीके से दुनिया के अंदर इस वक्त बात फैली है, आपने पिछले ख़ास तौर पे पिछले 4-5 दिन के अंदर जब से कैलिबरी फ़ॉन्ट्स वाला कारनामा किया है इन्होंने, और वो पकड़ा गया है, दुनिया के तकरीबन जितने भी मुक़्तदर जरीदे हैं, अखबार हैं, वहाँ पे आर्टिकल्स छप रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, सारी दुनिया में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तमस्खुर उड़ रहा है। ये खुशी की बात नहीं है, ये तो दुख की बात है। उम्मीद हमारी इसलिए एक वजह यही है, एक तो ज़ाहिर है बुनियादी वजह तो ये है कि जो हमारा शक था कि वो इदारों को काम नहीं करने देंगे एहतसाब का, वो तो आपके JIT की रिपोर्ट में आपने देख लिया किस तरीके से डराया गया, धमकाया गया, जालसाजी की गई, झूठ बोला गया, हर वो काम किया गया कि सच्चाई तक ना पहुंचा जा सके। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान की तज़हीक हो रही है एक ऐसे शख्स के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने की वजह से, जो जैसे मैंने कहा कि रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है, ये दुख का मुकाम है, खुशी का मुकाम तो नहीं है। राइट सर, मैसेज क्लियरली कन्वेड। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक शामिल करने का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है असद उमर साहब से। असद उमर साहब, आपने वज़ीर आज़म साहब के बारे में कुछ मैगज़ीन्स की स्टोरीज़ का जिक्र किया, या मेरे पास मौजूद एक मैगज़ीन की फ्रंट पेज स्टोरी इमरान खान साहब के बारे में बता रही है। JIT रिपोर्ट, इमरान के अरमानों पर पानी फिर गया। तहरीक इंसाफ के सरबराह रिपोर्ट पेश होते ही हुकूमत को घर भेजने के ख्वाब देखते रह गए। तहकीकाती टीम ने वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने के बजाय नया मुकदमा खोल देने की तजवीज़ दे डाली। क्या कहेंगे सर? सर, ये तो मुझे एक खास मीडिया ग्रुप है, ये उनका कोई जरीदा लगता नहीं, है। मैं कसम खा सकता हूँ उनकी तो बिल्कुल भी नहीं। JIT की रिपोर्ट आई थी ना, तो अच्छा, JIT की रिपोर्ट जिस दिन छपी ना, तो उस दिन ये बड़ा चूरन बेचा गया कि उन्होंने तो कह दिया है कि मामला नैब की तरफ रेफर कर दिया जाए। ऐसी पूरी JIT की रिपोर्ट पढ़ लें, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है। हाँ, उन्होंने नैब के कानून की मुख्तलिफ शिक्ल जो है उनका हवाला ज़रूर दिया है। और आज भी अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनते, तो आज तो दो टोक जज साहिबान ने ये कह दिया कि हमारे पास 2 चॉइस नज़र आती हैं, और वो एक ये है कि हम खुद इसका फ़ैसला करके वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दें, और दूसरा ये है कि हम ये रेफरेंस भेज दें नैब की तरफ और ये ट्रायल में चले। ये काबिल गौर बात जो थी वो ये थी कि उन्होंने तीसरे ऑप्शन का जिक्र नहीं किया, और वो ये कि हम ये वज़ीर आज़म को बेगुनाह करार दे दें। ये तो उन्होंने ऑप्शन में से ही अब निकाल दिया है। तो हमारे ख्याल में, और जाहिर है कि सिर्फ ये हमारा ख्याल नहीं था, 5 रुकनी जो बेंच था उसमें से 2 जज साहिबान, और वो कोई छोटे जज नहीं हैं, वो दोनों मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उन दोनों ने तो कहा कि हमें जितनी शवाहिद चाहिए थे वो मिल गए हैं, वज़ीर आज़म नाअहल, इनको घर भेज दिया जाए, क्रिमिनल केसेस के लिए ट्रायल जो है उसको अलग कंसिडर किया जाए। देखिए ये 3 जजेस जो हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। सर, गुज़िश्ता इंतखाबी मुहिम के दौरान इमरान खान साहब की ज़ुबानी खुद मैंने और पाकिस्तानी कौम ने ये सुना कि हम इक़्तिदार में आकर CM हाउसेस को यतीम खानों में और दारुल मुताला यानी लाइब्रेरीज़ में तब्दील कर देंगे। लेकिन पिछले दिनों ANP के एक साबिक़ सूबाई वज़ीर का बयान नज़र से गुजरा, जो बता रहे थे, और फिर यहाँ इस सवाल मेरे जहन में आया कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा का CM हाउस एक सियासी यतीम की आमाजगा क्यों है?
सर वो एक्चुअली टू बी वेरी फेयर टू इमरान खान, वो कहते थे गवर्नर हाउस का, क्योंकि मैं साथ होता था इसलिए मुझे याद है, हमने उसकी एक वीडियो भी बनाई थी। लेकिन जिस वक्त ये हुकूमत आई तो पहला जो इशू रेज हुआ वो यही हुआ कि जी सीएम हाउस जो है यहाँ पर ये इसको हमें ये यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप पता नहीं पेशावर गए ही नहीं गए, उस एरिया को अगर आप विजिट करें, वो रेड जोन के अंदर आता है। वहाँ पे जो अहम सेंसिटिव जो हैं वो फौजी और सिविलियन वो रिहाइश गाह भी है और दूसरे भी दफातर हैं। तो ये पता चला कि यार इसको किसी भी पब्लिक चीज़ के लिए ओपन नहीं किया जा सकता। तो फिर फैसला ये हुआ कि अच्छा अब तो फंस गए, ये सीएम हाउस तो यहीं पे रहेगा, इसको हम लाइब्रेरी वगैरह कुछ नहीं बना सकते, यूनिवर्सिटी नहीं बन सकते, लेकिन वज़ीर आला उसमें नहीं रहेंगे। तो ये फैसला हुआ था। सर पिछले धरने में अंपायर की उंगली का इशारा करते करते नाजरीन भी बोर हो गए, इमरान खान साहब भी बोर हो गए, वो बेचारे जो चढ़ के कॉन्सर्ट कर रहे होते थे कंटेनर पे वो भी बोर होके, और चार्जेस उन्होंने बढ़ा दिए, डबल कर दिए। डीजे बट भी बड़ा नाउम्मीद सा दिखा उन दिनों। जेआईटी की तश्कील पर मिठाइयाँ बांटी गई, मिठाई वालों का खूब भला किया आप लोगों ने, उसके बाद फिर मामला अल्लाह खैर सल्ला हो गया। अब जो इमरान खान साहब ने फिर हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इस्लामाबाद में जश्न फ़तह की तैयारियों का इंदिया दिया है, आपके ख्याल में अब ये हसरत पूरी हो पाएगी या इस बार भी बसाए आरजू के खाक शुद्ध होने वाला है? सर जो जेआईटी में खैर मिठाइयाँ तो बटी थी ज़्यादा मुस्लिम लीग नून वालों की, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने हाथ से अपने बड़े भाई को मिठाई खिलाई, उसकी तस्वीरें खींची। वो एक खुशनसीब मिठाई मैंने खान साहब के मुंह में जाते हुए भी देखी थी। वो वही एक वहाँ वो भी खिलाई गई थी उनको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो उसके बाद से जेआईटी का आपको नज़र नहीं आता कि हम कितने मुतमईन है। जेआईटी की रिपोर्ट ने जो मियाँ साहब के साथ किया है, वो अगर ये फैसला पहले आ जाता तो शायद उनके लिए इतना नुकसान देना होता। सर लाहौर हाईकोर्ट ने आज ही शहबाज, अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी भी जेआईटी रिपोर्ट के ऊपर मिठाई खिला सकता हूं, मैं तो इतना खुश हूं। नहीं सर, मैं मिठाई खा के यहाँ नहीं पहुंचा हूं, इसलिए मैं आगे भी इस सिलसिले को जारी रखता हूं। अच्छा, लाहौर हाईकोर्ट ने आज ही शहबाज शरीफ साहब की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ की एक पटिशन को रद्द कर दिया है, और ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है। आपके ख्याल में वो ख्वाब आंखों में किरचियाँ बन के अब तक क्यों नहीं चुभे कि इक़्तिदार के उसूल का या विफाक से मियाँ साहब को हटाने का या पंजाब से शहबाज साहब को हटाने का? चंद महीने तो बचे हैं, उसके बाद तो फिर रावी चैन ही चैन लिखता है। सर पहली बात तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिसमिस हुई, और जैसे आपने कहा कि पहली दफ़ा जब हमारी एप्लीकेशन गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो फ्रिवलस कह के रजिस्ट्रार ने वापस कर दी थी, और आज आपको पता है कि वज़ीर आज़म कहाँ खड़े हुए हैं उसी केस के अंदर। तो अगर आपके कोई दोस्त इस बात पर मिठाई बांटने वाले हैं तो उनसे बोले अपना खर्चा ज़रा बचा लें, पैसे संभाल के रखें। जहाँ तक आपके आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स जो है उसने चोरी नहीं की बल्कि डाका डाला है, और एक दफ़ा नहीं डाला, मुतवातिर डालता गया है, और उसकी गवाही जो है वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से आ रही है। दुबई की जस्टिस मिनिस्ट्री कह रही है कि ये झूठ बोलते हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की अथॉरिटीज़ कहती है झूठ बोलते हैं, लंदन के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कहते हैं ये झूठ बोलते हैं। अरबों रुपए की वो जायदाद जिसका साल हर साल वो कहते रहे हमारी नहीं है। तो इस सब के खिलाफ जद्दोजहद करना जो है वो इक़्तिदार की जद्दोजहद है। तो ठीक है, तो इसका मतलब आपकी सवाल नहीं सर, के आप प्रोग्राम के शुरू में आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कुछ जुमले कहे थे, चोरी और डाके को पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने चोरी और डाके को पकड़ने की कोशिश की तो आप पर इल्जाम लगेगा कि आप इक़्तिदार के लिए ये कर रहे हैं। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये मामला सिर्फ यहीं तक महदूद रहेगा, और मुझे लगता है कि महज नवाज शरीफ साहब को हटाना इस मसले का हल नहीं है। उसके बाद जो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी सेइंग दिस, वो बरसाती मेंढक जो आपकी जमात में आ गए हैं, वो जो किसी और जमात में जाने के लिए पर तोल रहे हैं, जो सेटिंगें बना रहे हैं, इस वक्त मौसम आ चुका है, आपको अच्छी तरह पता है, यू नो इट फॉर श्योर बेटर देन मी। तो सर मुझे ये लगता है कि एहतसाब का दायरा सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब तक महदूद नहीं रहे। अगर गलती उन्होंने की है तो उनको, मैंने की है तो मुझे, और अगर आपने की है तो आपको सजा मिले। फिर पीपल्स पार्टी का एहतसाब हो, फिर MQM का एहतसाब हो, इवन जमात इस्लामी का एहतसाब हो, आप तबलीगी जमात का एहतसाब कीजिए, आई डोंट माइंड, आई डोंट इवन केयर। सर मैं तो आपको पहले ही ये बोल चुका हूँ, ये तो आपके कहने से पहले मैं बोल चुका हूँ कि अगर सिर्फ नवाज शरीफ पे एहतसाब आके रुक गया तो ये तो कोई बड़ी कामयाबी नहीं होगी मुल्क के लिए। मैंने खुद टीवी प्रोग्राम पे भी कहा था, कल मैंने ट्वीट भी किया था कि पीपल्स पार्टी वाले वो पूछ रहे थे कि क्यों आजकल सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। मैंने कहा शायद इसलिए उनको जरदारी साहब ने भेजा है कि जाके ज़रा चेक तो करो ये सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हकीकी एहतसाब का अमल शुरू हो गया है। तो मैंने कहा था जनाब अगली बारी जरदारी,
और मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो या वो मुस्लिम लीग नून में हो, लेकिन सबसे अहम, अगर वो पीटीआई के अंदर है, आपकी इस्तिलाह के अंदर अगर वो जेब कतरा है या चोर है या डाकू है, अगर वो तहरीक इंसाफ की छतरी के नीचे आके एहतसाब से बच सकता है तो तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई अपने मिशन के अंदर। अच्छा सर, मेरे वालिद मरहूम एक और बात कहा करते थे, अब ये तो फैमिली प्रोग्राम बन गया है कुछ, लेकिन ये मुझे बताइए कि इंसान अपने फैसलों और अपनी सोबत की वजह से पहचाना जाता है। इमरान खान साहब के पास शेख रशीद साहब जैसे जय्यद पॉलिटिशियन वगैरह आकर के बैठते हैं, फिर ताहिरुल कादरी साहब भी कभी कभी पर फैला देते थे। आपके ख्याल में सोबत का, अगर इसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में सोबत बद कहूँ, कहीं कोई असर तो नहीं लिया होगा खान साहब ने? क्योंकि शेख साहब जो है पिछले 2-3 हुकूमतों को खड्डे लाइन लगवा चुके हैं। सर मैं किसी की ज़ात के ऊपर तो आपको कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं फ़र्दन अगर मैं किसी का दिफा भी करूँगा तो फिर किसी का रह जाएगा तो उसको बुरा लगेगा। मैं ज़ात पे तो नहीं किसी की बात करता, लेकिन इमरान खान एक कौमी लीडर हैं। कौमी लीडर होते हुए उनकी जो पार्टी है, कौमी पार्टी, नेशनल पार्टी, उनके पास हर किस्म के लोग आते हैं। वो बात सबकी सुनते हैं, कुछ की ज़्यादा सुनते हैं, कुछ की कम सुनते हैं, और उनके पास अच्छी सोबत वाले भी बहुत लोग हैं। वो अच्छी सोबत वाले लोग जो हैं वो उमूमी तौर पे जो है वो सियासी लोग नहीं होते, तो इसलिए आप टीवी पे उनकी टिकर नहीं देखते कि वो आए और वो मिल के गए और खान साहब किसके साथ बैठे। लेकिन अगर आप ज़रा सा भी जानते हैं खान साहब को, तो बहुत अच्छी सोबत वाले लोग, ऐसे लोग जिनके साथ बैठ के इंसान सीखता है, जिनके साथ बैठ के इंसान की अक़दार जो है उसमें बेहतरी आती है, वो उनके साथ भी खान साहब ने बहुत टाइम लगाया। राइट सर। नाजरीन, ये थे तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा असद उमर साहब। इनकी तल्ख़ गुफ्तगू, ज़ाहिर है कि वो मेरी थी, इल्ज़ाम मैंने उन पर लगा दिया, उसकी माज़रत। मेरी तल्ख़ शीरीं गुफ्तगू इनसे आपने मुलाहिज़ा की। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।